श्रद्धा की हत्या हो गई है, 3-4 दिन डिबेट हुई है, ट्विटर पे ट्रेंडिंग हुई है जस्टिस फॉर श्रद्धा, और अब धीरे धीरे लोग उसको भूलना शुरू कर दिए हैं। श्रद्धा की हत्या के बाद निधि की हत्या हो गई, इसके पहले हिना तनरेजा की हत्या हो गई थी, इसके पहले अंकित सक्सेना की ऐसे हत्या हो गई थी। तो हो क्या रहा है कि जैसे एक हत्या होती है 2-3 दिन तक हम लोग ट्विटर पे ट्रेंडिंग करते हैं, उनकी फोटो शेयर करते हैं, सोशल मीडिया में लिखते हैं, कुछ लोग कैंडल मार्च करते हैं, कुछ लोग जो है घर पे जाके सांत्वना देते हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं वो घर जाते हैं, अपनी फोटो उनके साथ खिंचवाते हैं सांत्वना देते हुए, उसके बाद चले आते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा हमने उसके बाद में बदलाव किया क्या? अगर अपराध हो रहा है और एक के बाद एक हो रहा है, और केरल में भी हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है, बंगाल में भी हो रहा है, यूपी में भी हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है, कश्मीर में भी हो रहा है, गुजरात में भी हो रहा है, ऐसा कोई ऐसा राज्य है जहां पे गला रेत के नहीं मारा गया पिछले 5 साल में, टुकड़े टुकड़े करके नहीं मारा गया? कोई ऐसा एक राज्य मुझे बताइए जरा। और अभी तो हालत ये हो गई, अब तो मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट वाइज हमें काउंट करना पड़ेगा, जो कि हम लोग मीडिया के द्वारा पता हमें करते हैं, हमें तो मीडिया में जो बहुत हाईलाइट हो जाता है उनके बारे में पता चलता है। लेकिन आप गहराई से जाओ तो पता चला हर जिले में ये चीजें हो रही, हर डिस्ट्रिक्ट में हो रही। तो ये सब करके, ट्विटर ट्रेंडिंग करके, फेसबुक पे लिख के, टेलीग्राम पे वीडियो शेयर करके, व्हाट्सएप पे वीडियो शेयर करके, ओम शांति लिख के, उसके बाद फिर हम लोग दूसरे काम में लग जाते हैं। फिर 15 दिन बाद एक नई घटना आती है, फिर हम लोग वही काम करते हैं। आखिर ये रुकेगा कि नहीं रुकेगा? ये जिहाद खत्म हो, जिहाद का मूल कारण क्या है, इसका स्थायी समाधान क्या है, इस पे कभी चर्चा नहीं होती। मीडिया वाले भी नहीं तैयार है करने के लिए। मीडिया वाले भी जो चर्चा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? 2 आदमी इधर से, 2 आदमी उधर से, 2 आदमी जस्टिफाई करने वाले, 2 आदमी उसकी निंदा करने वाले, 4 आदमी बुला लेंगे, 40 मिनट का कार्यक्रम होता है, 40 मिनट में 2-2 सेगमेंट मिलता है, ऐसे निकल जाता है। आप इस बात पे चर्चा ही नहीं हो रही कि जहनियत आ कहां से रही है, ये सोच आ कहां से रही है। ये तो हम सबने बचपन में सुना हुआ है कि जो बच्चा होता है उसका बिहेवियर, उसका स्वभाव, उसका संस्कार, उसका कैरेक्टर इस बात पे डिपेंड करता है कि वो आंखों से क्या देख रहा है, कानों से क्या सुन रहा है, मुंह से क्या खा रहा है। ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसीलिए बचपन में कहा जाता है कि भाई जब बच्चा पेट में हो, अच्छी अच्छी बात करो, अच्छी अच्छी बात सुनो, अच्छी चर्चा करो। ये तो गर्भधारण संस्कार बहुत पहले से रहा है हमारे देश में, हम लोग उसको भूल गए, अलग बात है। नहीं तो पहले ये था कि भाई ठीक है, माँ प्रेग्नेंट हो गई है तो आप अच्छी बातें सुने, अच्छे अच्छे गाना गाए, अच्छी चर्चा करे, रामायण पढ़े, गीता पढ़े, ऐसी बातें होती थी। और जब बच्चा आया तो उसके संस्कार शुरू हो गए। भाई बच्चे के सामने कोई गंदी बात मत करो, बच्चे के सामने झगड़ा मत करो, बच्चे के सामने ठीक से रहो। थोड़ा झगड़ा करना भी है तो अलग से भले कर लो, बच्चे के सामने कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे एक माहौल था, एक ऐसी बातें होती थी कि बच्चे के सामने कुछ गलत बात ना होने पाए, बच्चा अपनी आंखों से कोई गलत चीज देखने ना पाए, बच्चा अपने कानों से कोई गलत चीज सुनने ना पाए, बच्चा अपने मुंह से कोई गलत चीज खाने ना पाए। ये उस पर रिस्ट्रिक्शन थी। लेकिन आज की डेट में क्या हो गया, जब जो बच्चा बचपन से ही ये बात को सुन रहा है कि हम पाक हैं बाकी नापाक हैं, हम अच्छे हैं बाकी बुरे हैं, ये जायज है ये नाजायज है, ये ठीक है ये हराम है, जिसको बचपन से ब्लड दिखाया जा रहा हो, खून दिखाया जा रहा हो, जिसके अंगों को बचपन में काट दिया जा रहा हो, जिसके सामने बचपन में ही हलाल किया जा रहा हो जानवरों को, तो उसका कुछ तो असर उसके दिमाग पे आएगा ना। छोटा सा बच्चा, जिस उम्र में उसको चींटियों को आटा खिलाना चाहिए, अगर उस उम्र में वो जानवर कटता हुआ देखेगा तो उसके दिमाग पे असर तो रहेगा। पूरी दुनिया में जो इस बात पे चर्चा होनी चाहिए कि अगर आप डालिए, अपने गूगल करिए लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप, लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप में आपको पर्टिकुलर एक ही कम्युनिटी के सारे आतंकवादी संगठन क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, इतना वायलेंस क्यों हो रहा है। अभी पिछले 10 साल में या 5 साल में जितने मर्डर हुए हैं,
जहां इंटरफेथ मैरिज हुई है, जहां लड़का हिंदू है या लड़की हिंदू है, उसमें जो मर्डर हुआ है उसको आप मर्डर को देखिए, पैटर्न देखिए, 90% केस में हिंदू ही मारा गया, चाहे वो बेटा हिंदू हो चाहे वो बेटी हिंदू है। श्रद्धा लड़की थी इसलिए मारा गया, अंकित सक्सेना लड़का था तब भी मारा गया, हिना तंडेजा लड़की थी तब भी मारी गई, डॉक्टर नारंग या और भी ऐसे पूरे देश में, किशन भरवाड़ हो चाहे जो भी हो, तो मारा कौन जा रहा है? हिंदू। जहां पे दो इंटरफेथ मैरिज हो रही है हिंदू मुस्लिम के बीच में, जहां पे शादी विवाह हो रहा है, जो मर्डर हो रहा है वो किसका हो रहा है? हिंदू का, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। उदाहरण के लिए मुंबई में लड़की हिंदू थी, शादी कर ली, प्रेम करती थी, लेकिन बाद में बोला मैं बुर्का नहीं पहनूंगी, मैं मांस नहीं खाऊंगी, उसको मार दिया उसके शौहर ने। तो मरा कौन? हिंदू। कम कौन हुआ? हिंदू। और एक बात ध्यान रखिए, लड़का खत्म होता है तो एक लड़का खत्म होता है, लड़की खत्म होती है पूरी एक जनरेशन खत्म हो जाती है, एक परिवार खत्म हो जाता है। हिंदू जो लगातार घट रहे हैं इसीलिए घट रहे हैं पूरी, मतलब अगर आप पिछले 7वीं शताब्दी से लेकिन काउंट करते रहिए तो 18वीं शताब्दी तक तो बहुत तेजी से काउंट हुए, 17वीं शताब्दी तक बहुत तेजी से कम हुए हैं। इसके बाद अंग्रेजों का शासन आया तो फिर भी जब तक मुगल थे यहाँ पे, आप देखिए लगातार हिंदू कम होते गए, कम होते गए, कम होते गए। तो इसका समाधान क्या है? हम समाधान की बात करते हैं क्योंकि समस्या आप सबको पता हो चुकी है। इसका समाधान सबसे पहले कहते हैं सठे साठ्यम समाचरित, लोहा ही लोहे को काटता है। तो पहला समाधान यह है, लोहा ही लोहे को काटता है, यानी जैसे भेड़िए हैं, इन भेड़ियों को हलाल करने वाला कानून। जैसे जिहादियों की सोच है, जितनी कट्टर सोच होती है, जितनी कठोर सोच होती है, वैसा ही कठोर कानून। दूसरा, ये जो विशेष दर्जा दिया हुआ है, स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है, जो भारत को बांट के रखा हुआ है माइनॉरिटी मेजॉरिटी के आधार पे, ये खत्म करना पड़ेगा। जब तक ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म नहीं होगा, मैं आपको कह रहा हूं, इस देश में भाईचारा बन ही नहीं सकता, सर्वधर्म संभाव बन ही नहीं सकता, वसुधैव कुटुंबकम की भावना आ ही नहीं सकती। तुम्हारे नेताओं ने बांटा है। माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट अब सदियों से नहीं चल रहा है। 1992 में यह कानून आया है, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। उसके बाद हिंदू और मुसलमान को माइनॉरिटी मेजॉरिटी बना दिया गया। तीसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म किया जाए। जो अपराध करे 6 महीने के अंदर उसको सजा हो जाए। अगर अपराध के बाद जल्दी सजा हो जाती है तो अपराध कम होता है। अपराध के बाद अगर 20-20, 25-25 साल तक सजा होती नहीं है तो इस बीच में बहुत सारे अपराध हो चुके होते हैं। एक गांव में किसी ने मर्डर किया, 6 महीने के अंदर उसको फांसी दे दीजिए, दोबारा उस गांव में कोई गुंडा पैदा नहीं होगा, कोई दूसरा आदमी किसी का मर्डर करेगा नहीं। लेकिन आपने 25 साल तक वो मुकदमा चलाया तो ध्यान रखिए उस गांव में 2-4 मर्डर और हो जाएगा। सठे साठ्यम समाचरित, दुनिया के जिन देशों ने इस सिद्धांत को अपनाया, सठे साठ्यम समाचरित को, आज वहां सुख शांति है। अमेरिका में शांति है, चाइना में शांति है, सिंगापुर में शांति है, दुबई में शांति है। भारत अशांत है क्योंकि उसने हमने सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत को अपनाया नहीं, जबकि यह सिद्धांत भारत का, विदुर का कहा हुआ वाक्य है। ये महात्मा विदुर ने कहा था सठे साठ्यम समाचरित, बाद में चाणक्य ने भी कहा था सठे साठ्यम समाचरित। हमने नहीं अपनाया, पूरी दुनिया ने अपना लिया। जिन्होंने अपनाया वहां सुख शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। हमने नहीं अपनाया, बदहाली है, अपराध है, बेटियां टुकड़े टुकड़े हो रही हैं। तो अगर बेटियों को बचाना है तो सबसे पहले जरूरी है पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म। अगर बेटियों को बचाना है तो सबसे पहले माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो। अगर बेटियों को बचाना है तो सबसे पहले जो ये मदरसा एजुकेशन चल रही है, जो अलग अलग एजुकेशन चल रही है, इसको सबको बंद किया जाए, पूरे देश में समान शिक्षा लागू किया जाए। कम से कम 10वीं तक, यानी 16 साल तक देश के सभी बच्चों की किताब एक किया जाए। गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, तमिलनाडु वाला तमिल में पढ़े, किताब एक होनी चाहिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, उसके बिना ये जिहाद नहीं रुकेगा, कट्टरवाद नहीं रुकेगा, मजहबी उन्माद नहीं रुकेगा, जब तक इस किताब एक नहीं होगी। कम से कम 16, मैं तो कह रहा हूं 12वीं तक एक कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है, और नहीं 12वीं तक यानी 18 साल तक नहीं तो कम से कम 16 साल तक तो एक होनी चाहिए। जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनेगा तब तक अपराध कम नहीं होगा। अगर हमें बेटियों को बचाना है तो पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म के साथ साथ समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता लागू करना पड़ेगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा, तब जाके बेटियां हमारी बचेंगी, तब जाके हमारी आने वाली जनरेशन बचेगी। अगर हमें अपनी बेटियों को बचाना है, हमारी अगले जनरेशन को बचाना है, तो इस देश में जो देश को बर्बाद करने के लिए विदेशों से फंडिंग आ रही है, उस फंडिंग को रोकना पड़ेगा।
जो खाड़ी देशों से हवाला के जरिए फंडिंग आ रही है, जो बाकी अलग देशों से एफसीआरए के जरिए आ रही है, इस एफसीआरए कानून की जरूरत क्या भी है? क्यों हमें चाहिए विदेशी फंडिंग? किस लिए? ऐसा कौन सा काम है कि यहां के लोग यहां खुद अपने आप में नहीं कर सकते जो विदेशों से फंडिंग चाहिए? और विदेशों से जिसको फंडिंग लेना होगा वो बाकायदा प्रॉपर वे में सीधे अकाउंट में दे देगा। एफसीआरए के जरिए एनजीओ की क्यों फंडिंग? इस देश को एनजीओ, इतने एनजीओ की जरूरत क्या है? 15-20 लाख एनजीओ क्यों चाहिए? सरकार इस देश में बिजली दे दे, सड़क बना दे, पानी दे दे, लाइन ऑर्डर ठीक कर दे, बाकी सारा काम हम लोग खुद कर लेंगे, एनजीओ की जरूरत नहीं है। ये एनजीओ इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। फॉरेन फंडेड एनजीओ इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। फॉरेन फंडेड एनजीओ जिहाद फैला रहे हैं, नक्सलवाद फैला रहे हैं, माओवाद फैला रहे हैं, कट्टरवाद फैला रहे हैं, चरमपंथ फैला रहे हैं, धर्मांतरण करवा रहे हैं। जितने फॉरेन फंडेड एनजीओ है, हमें नहीं चाहिए ऐसा एनजीओ। क्यों सरकार ने इनको जिंदा रखा हुआ? क्यों उनको बाहर से फंडिंग करवा रहे? तो एफसीआरए कानून इसलिए खत्म करना जरूरी है और हवाला को रोकना जरूरी है। हमारे देश में हवाला के खिलाफ कठोर कानून नहीं। इस देश में 50,000 करोड़ रुपए हर साल हवाला के जरिए आ रहा है खाड़ी देशों से जिहाद फैलाने के लिए। हमने जिहादियों को फांसी देने का कानून ही नहीं बनाया, हवालाबाजों को फांसी देने के लिए कानून नहीं बनाया। दुनिया के कितने देशों में जो हवाला करते हैं उनको फांसी दी जाती है। 500 साल, 600 साल, 800 साल सजा होती है हवाला करने वालों को, जो हवाला के जरिए पैसा पहुंचाते हैं। हमारे देश में कानून ही नहीं। कानून है, मुकदमा चलेगा 25 साल, सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा आएगा। जितने का हवाला करता है उतना सरकार का पैसा खर्च हो जाता है वकील करने में। भाई अल्टीमेटली सरकार को वकील तो उपलब्ध कराना पड़ता है। वकील तो कोई केस लड़ता नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकील सरकार लगाती है, हाई कोर्ट में वकील लगाती है, सुप्रीम कोर्ट में वकील लगाती है। आप अगर देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सरकार जितना वकीलों पे खर्च करती है, उससे कम हवाला के जरिए जितना माल जब्त होता है उससे ज्यादा मतलब वकीलों के ऊपर खर्च हो जाता है। कठोर कानून बना दे, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग बना दे, तो ये हवाला भी रुक जाएगा। और 100 रुपए से बड़ी नोट की जरूरत ही नहीं है। अननेसेसरी चला रखा है 100 रुपए से बड़ी नोट। कोई जरूरत नहीं 100 रुपए से बड़ी नोट की। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, यानी 80 करोड़ लोग गरीब हैं, उनको तो चाहिए नहीं। 80% लोग 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, उनको भी 100 रुपए से बड़ी नोट नहीं चाहिए। लेकिन ये नेताओं को, नौकरशाहों को चाहिए, लुटेरों को 100 रुपए से बड़ी नोट चाहिए, उनके लिए नोट चल रही है। मैं कड़वी बात कह रहा हूं आपको। इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून पता क्यों नहीं बन रहा है? आम जनता तो चाहती बन जाए, नेता और नौकरशाह नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि इस देश के बजट का 20% हिस्सा नेताओं की जेब में जाता है, नौकरशाहों के जेब में जाता है। इस भारत का टोटल बजट 70 लाख करोड़ है। 70 लाख करोड़ का 20% मतलब 14 लाख करोड़। इस देश के नेता और नौकरशाह 14 लाख करोड़ लूट के अपने घर ले जाते हैं। इसीलिए इस देश में पुलिस रिफॉर्म नहीं हो रहा, जुडिशियल रिफॉर्म नहीं हो रहा, कठोर कानून नहीं बन रहा है। जो लुटेरे हैं वही कानून बनाने वाले हैं, जो कानून बनाने वाले हैं वही लुटेरे हैं। तो कानून बनेगा कैसे? और कानून नहीं बनेगा तो हमारी आपकी समस्या ठीक नहीं होगी। याद रखिए, आपको छोटे छोटे काम के लिए बाबुओं के सामने जाके हाथ जोड़ना पड़ेगा, 1000-2000 रुपए देना भी पड़ेगा। अरे जिस बाबू को 40-50 हजार रुपए तनख्वाह मिल रही है काम करने के लिए, वो काम नहीं करेगा और फिर आपसे पैसा लेगा। आप घर में अगर कोई मान लो डोमेस्टिक हेल्प रखते हो, मान लो ड्राइवर रखते हो, उसको आप 15-20 हजार रुपए देते हो, तो क्या पर डे उसको अलग से आप गाड़ी चलाने का पैसा देते हो? अरे महीने में एक बार दे दिया, उसकी ड्यूटी अपना महीने भर गाड़ी चलाए। आप घर की साफ सफाई के लिए मान लो किसी को लगाते हो, 2000 रुपए देते हो, 3000 रुपए देते हो, तो क्या पर डे वो जब ड्यूटी आती है तब पर डे भी पैसा देते हो? तब तो नहीं देते हो आप। तो जब आपने डोमेस्टिक जो हेल्पर है, घर में खाना बनाने वाली या घर में साफ सफाई करने वाली, उसको आप एक महीने में एक बार पैसा देते हो, पूरे महीने वो ड्यूटी करती है। आप अगर कोई ड्राइवर रखते हो, एक बार महीने में तनख्वाह देते हो, पूरे महीने वो ड्राइविंग करता है। तो ये सांसद हुए, विधायक हुए, थानेदार हुए, हवलदार हुए, कलेक्टर हुए, सिपाही हुए, इनको भी तो महीने में एक बार तनख्वाह मिलती है ना। तो जब एक बार तनख्वाह मिलती है तो उनको बार बार पैसा क्यों देना? क्योंकि हमने ऐसी व्यवस्था बनाई नहीं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर चाहते हैं कि भारत में सुख शांति आए, आपका परिवार सुख शांति से रहे और आप सुरक्षित रहें, आने वाली जनरेशन सुरक्षित रहे, फिर किसी की बेटी के 35 टुकड़े ना हो, फिर कोई श्रद्धा ना मारी जाए, तो प्लीज पार्टियों से ऊपर उठिए, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म की मांग करिए, समान शिक्षा लागू करने की मांग करिए, समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग करिए, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून की मांग करिए, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून की मांग करिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून मांग करिए।
हवाला के खिलाफ कठोर कानून की मांग करिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून की मांग करिए और काला धन के खिलाफ कठोर कानून की मांग करिए। जब तक ये सारी व्यवस्था नहीं होगी, ऐसे बेटियां मारी जाती रहेंगी, ऐसे डिबेट होती रहेगी, चर्चा होती रहेगी, नेता इसमें अपनी नेतागिरी चमकाते रहेंगे, सब इसमें जय जयकार करवाते रहेंगे, माला माला पहनते रहेंगे, पहनवाते रहेंगे, सब चलता रहेगा। न भ्रष्टाचार कम होगा, न अपराध कम होगा। भ्रष्टाचार अपराध कब तभी कम होगा जब कानून बदलेगा, और कानून तब बदलेगा जब सब लोग इस देश के पार्टी से ऊपर उठेंगे, नेताओं से ऊपर उठेंगे और कठोर कानून की मांग करेंगे। आपको अगर वीडियो ठीक लगा हो तो कम से कम 10 लोगों को शेयर जरूर करिएगा। यह हमारे और आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है।